अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप लोग सब ठीक होंगे विथ योर फैमिली। हमने जो है वो लास्ट अपना जो लेक्चर था वो स्टार्टिंग स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन से किया था। आई हैव डन हाफ ऑफ द चैप्टर एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर आई विल स्टार्ट टुडे। ठीक है, बेसिकली हम स्ट्रेटजीज किस तरह से बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपके अपने बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। एंड रिसोर्स एलोकेशन ओवर हियर, रिसोर्स एलोकेशन मतलब आप अपने जो भी आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन वेल मैनर्ड। तो आप यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज तो आपके पास हैं, लाइक आपके पास बिल्डिंग भी है, आपके पास लेबर्स भी हैं, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उस रिसोर्सेज की एलोकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितने बेटर अंदाज में, कितनी एफिशिएंट वे में आप करोगे, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर बेटर रिटर्न और प्रॉफिट गेन होगा। ठीक है, तो हम जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं आज half of the chapter. The next slide is business level strategy. ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? व्हाट इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज? बेसिकली बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज डिटेल actions taken to provide value to customers and gain a comparative advantage by exploiting core competence in specific individual products or service markets. बिजनेस स्ट्रेटजी बेसिकली आपके पास क्या होती है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप चेक कर रहे होते हो, सबसे पहले तो चेक करते हो कस्टमर का एक्शन, उसका रिएक्शन, और यू हैव टू गिव देम वैल्यू टू द कस्टमर। यानी आपका तो बेसिकली मोटिव क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि यू वांट टू कैप्चर द मार्केट, यू वांट टू कैप्चर योर कस्टमर्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको सबसे पहले डिटेल पता होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हो, जिस प्रोडक्ट की बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो बिजनेस आपके पास वैल्यूएबल है भी कस्टमर्स के इन फ्रंट, या फिर वो वैल्यूएबल नहीं है। तो सबसे पहले आपने बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाते हुए ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो उसकी वैल्यू अमंग द कस्टमर्स कितनी है। एंड गेन अ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय एक्सप्लॉइटिंग कोर कॉम्पिटेंस। और इसके साथ साथ आपने स्ट्रेटजी इस चीज़ की बनानी होती है, आपने स्ट्रेटजीज जो बनानी होती है, सबसे पहले तो कस्टमर्स की वैल्यू, उसकी वर्थ उस प्रोडक्ट की, और फिर देखना होता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं आप उसको किस तरह से बीट करते हुए कंपैटिटिव मार्केट के अंदर कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के हवाले से। लाइक अगर कुकिंग ऑयल की हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा कौन सा कुकिंग ऑयल प्रेफर करते हैं, जिसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, या जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, या जिसके अंदर ये दोनों जो है वो दोनों वैल्यूज मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अगर यानी लोगों को पैसों से फ़र्क पड़ता है कि प्राइस हाई ना हो बट क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा हो, इस चीज़ को मैटर करता है, या फिर वो ये कहते हैं कि नहीं प्राइजेस तो हाई हो बट हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जब आपको पता चलता है अकॉर्डिंग टू द सर्वे कि भाई आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्या है, देन यू शुड डू द बिजनेस। कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे कस्टमर्स हैं जिन जो कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आपने फोकस करना है सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे, कि आपने क्वालिटी को डाउन नहीं करना। अगर आपने डाउन किया तो आपके कस्टमर्स कैप्चर नहीं हो सकेंगे। और फिर इसके अलावा आपने इस चीज़ को भी देखना होता है कि जो प्राइस आपके कॉम्पिटिटर ने चार्ज की है, एटलीस्ट आप उस प्राइस तक आ जाएँ, या फिर आप उससे लेसर प्राइस कर सकें, ताकि आपका जो है वो कस्टमर आप तक पहुंच सके और वो आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट को अवेल करे बेटर तरीके से। तभी आप मार्केट के अंदर अपनी एक मतलब कहते हैं एक पार्ट बना लेना, मार्केट के अंदर एक जगह आप बना सकते हैं। तो बिजनेस स्ट्रेटजी का सबसे पहला रूल है कि आपको पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी है। अगर आप कस्टमर्स के एक्शन और रिएक्शन को बेटर तौर पे समझ जाएँगे और उनको वैल्यू देंगे उस पर्टिकुलर गुड के लिए, और अगर अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर देंगे इन टर्म ऑफ मार्केट्स, इन टर्म ऑफ प्राइसेस और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो यू विल कैप्चर अ गुड मार्केट। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज की आपके पास वैसे तो हमारी 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन 5th भी जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। There are 4 generic strategies that are used to help organization establish a competitive advantage over industry rivals.
यानी आपका ये जो 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर हम 4 स्ट्रैटेजीज़ पे फ़ोकस करें और अपने बिज़नेस के अंदर इसको एस्टैब्लिश करवा दें, तो हम अपने राइवल के अगेंस्ट जो है वो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। फर्म्स में आल्सो चूज़ टू कम्पीट अक्रॉस अ ब्रॉड मार्केट और अ फ़ोकस्ड मार्केट। जो फर्म जो होती हैं वो अपने कॉम्पिटिटर किसको कहती हैं? जो कि बेसिकली उनकी जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो उनका मार्केट मतलब उनके कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? जो उन्हीं के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएँ या उन्हीं की पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा चुके होते हैं। लाइक अगर मैं कुकिंग ऑयल की बात कर रही हूँ, तो आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डालडा है, आपके पास सोया सुप्रीम है, आपके पास ऑलिव ऑयल है, सारे ये ऑयल्स हैं। तो हम ये कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इतने ऑयल की जो है वो फर्म्स इंट्रोड्यूस हैं, मेरे कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं। तो मुझे अपनी ऑयल की रिफाइनरी को और अपने ऑयल की क्वालिटी को किस तरह से मैं बेटर कर सकूँ और कौन सी प्राइस चार्ज कर सकूँ, जिसकी वजह से मैं न्यूली कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर जब आऊँ, तो मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो बेटर तौर पर सेल आउट्स हो सकें। तो स्ट्रेटजी बनाते वक़्त आपने किस चीज़ का ख़्याल रखना है? सबसे पहले नंबर 1 स्ट्रेटजी is the cost leadership. The second one is differentiation. The third one is focused on low cost. Fourth is focused differentiation. And the uh, fifth वाला जो आपके पास स्ट्रेटजी है, that is using an integrated low cost और differential strategies. ये बेसिकली आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजी ऐसा यूजेज में नहीं है, बट जो फर्स्ट 4 स्ट्रेटजीज़ हैं, आप उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो और अगर आप इन स्ट्रेटजी को फुलफ़िल करने में कामयाब हो जाते हो, तो इट मीन्स यू विल गेट अ हायर रिटर्न इन द फ्यूचर। तो बेसिकली जो भी आपके पास बिज़नेसमैन होते हैं या फिर ओनर होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के, किसी भी इंडस्ट्री के, अगर वो स्ट्रेटजीज़ ना बनाएँ, ठीक है? अगर वो स्ट्रैटेजीज़ पे काम ना बनाएँ और डायरेक्टली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दें, तो इन फ्यूचर वो क्या अर्न करेंगे? वो लॉस गेन करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली इन 5 स्ट्रैटेजीज़ की तरफ हमें फ़ोकस करना है। नंबर 1 इज़ कॉस्ट लीडरशिप। व्हाट इज़ कॉस्ट लीडरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ऑर्गेनाइज़ेशन compete फॉर अ वाइड कस्टमर बेस्ड ऑन प्राइस। ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है, वो कॉम्पीट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्योंकि हर पर्सन चाहता है, चाहे वो जितना रिच हो या चाहे वो जितना पुअर हो, वो चाहता है कि उसको जो प्राइस हो, उसको क्वालिटी भी अच्छी मिले, क्वांटिटी भी अच्छी मिले और प्राइसेस उसमें उस कमोडिटी की एज़ कम्पेयर टू अदर कमोडिटी वो लो हो, ठीक है? लो प्राइसेस हर एक कस्टमर प्रेफ़र करता है। The price is based on internal efficiency in order to have a margin that will sustain above average return and cost to the customer. बेसिकली प्राइस जो होती है वो हमारी अपनी इंटरनल एफिशिएंसी होती है। हमारी इंटरनल एफिशिएंसी, यानी इंटरनल एफिशिएंसी से मेरी मुराद ये है कि जो मेरा बिजनेस है, अगर मेरा बिजनेस एफिशिएंटली वर्क करेगा, मेरी लो लो कॉस्ट होगी, तो इसका मतलब है कि अगर मेरी लो कॉस्ट होगी, तो अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर से लेस प्राइस भी रख लूँ अपने बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इन फ्यूचर जो है वो मैं हायर रिटर्न गेन कर सकती हूँ आफ्टर इम्पोजिंग लो प्राइस, ठीक है? तो हम कह रहे हैं इंटरनल एफिशिएंसी, यानी अपने बिजनेस के अंदर की एफिशिएंसी, उसमें जो लैंड आपने लिया है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ की प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हो वो वहाँ पॉसिबल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने लेबर्स हायर किए हैं वो तमाम के तमाम लेबर्स एफिशिएंट हो। ऐसा नहीं है कि एक वर्कर पे सारा बर्डन है और बाकी सब बैठे हुए। नो, तमाम वर्कर्स जो आपने हायरिंग की हुई वो तमाम के तमाम वर्कआउट करें। इसके अलावा जो कैपिटल है उसका प्रॉपर्ली यूजेज हो, जितना मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरा आउटपुट इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो वो उस बेसिस पे होगा। और जो मेरी कॉस्ट मैंने एस्टिमेट की थी कि ये कॉस्ट मेरी आएगी, इम्पोज होगी, तो वो ही कॉस्ट मेरी आ जाए, अगर मेरी उस कॉस्ट से अबव ना जा रही हो चीज़ें, ठीक है? तो इसका मतलब है जब मेरी लो कॉस्ट होगी, तो इट मीन्स कि मैं अगर लो प्राइस भी चार्ज करूँ तब भी मैं प्रॉफिट गेन कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन प्राइस मैंने उतनी ही चार्ज करनी है जितना एटलीस्ट मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, या फिर इतना कि मुझे आगे जाके मैं फ्यूचर जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकूँ। सो दैट कस्टमर विल परचेज योर प्रोडक्ट सर्विसेज। अगर आपकी इंटरनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि प्राइस जो है वो आपकी बेस करी है आपकी इंटरनल एफिशिएंसी, यानी आपकी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी में कि सारे काम प्रॉपर्ली वे में हो रहे हैं। अगर आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी, तो देन यू विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि फिर आपके कस्टमर जो होंगे वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को अवेल करना चाहेंगे। वर्क्स वेल व्हेन प्रोडक्ट सर्विसेज
और सर्विसेज इज स्टैंडर्डाइज। अगर आप अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को लाइक प्रोडक्ट हो या सर्विस को स्टैंडर्डाइज बनाएंगे, उसका एक स्टैंडर्ड होगा जो कि दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ होगा। लाइक अगर आप एग्जाम्पल ले लें ब्रांडेड ड्रेस की और नॉट ब्रांडेड ड्रेस की, तो होता ये है कि ब्रांडेड ड्रेस जो होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है, इनकी क्वालिटी में जो है वो इतना डिफरेंस पाया जाता है लोकल ड्रेस से, और उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप अपना काम अच्छा करोगे और अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज वे में शो ऑफ करोगे, कैन हैव जेनरिक गुड्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू मैनी कस्टमर, जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो आपके पास गुड्स होंगे जो कि एक्सेप्टेबल होंगे इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, एंड कैन ऑफर द लोएस्ट प्राइस, और फिर आप उसमें से भी लोएस्ट प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो बस फिर तो ज़बरदस्त हो जाएगा आपका बिजनेस जो आप आउटकम लेना चाह रहे थे। अब आप लो कॉस्ट कैसे करोगे? लो कॉस्ट तो आप उसी बेसिस पे करोगे ना जब आपकी लो प्राइस उसी बेसिस पे करोगे जब आपके पास लो कॉस्ट आ रही होगी। और लो कॉस्ट आपके पास कैसे आती है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है वो बिजनेस रन करूंगा तो मेरी कॉस्ट हाई आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, कि अगर मैं वहाँ पर जहाँ पर जिस ममालिक में मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहाँ इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं वहाँ जाके करूँगी तो वहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा, और इसके अलावा वहाँ मेरी कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि मेरे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करते हो, अपना बिजनेस पूरा का पूरा उस कंट्री के अंदर शिफ्ट कर देते हो। तो इनिशियल में आपके पास एक कॉस्ट हाई बेयर अप करते हो, लेकिन आगे जाके वो कॉस्ट भी आपकी कवर होकर नेक्स्ट पे लेवल पर आप प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाते हो। और फिर इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी कॉस्ट भी लो हो जाती है। क्यों प्राइस भी लो हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूस एफर्ट टू लोअर कॉस्ट रिलेटिव टू कंपटीटर इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली बी अ कॉस्ट लीडर। अगर आपने अपना कॉस्ट लीडरशिप बनानी है और कॉस्ट लीडर बनना है तो आपने कंटिन्यूस एफर्ट करनी होगी। किसके लिए? कि आपकी जो भी कॉस्ट आ रही है वो आपकी कॉस्ट लोअर होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से। अगर आप इस बात को, इस चीज़ को, इस मतलब इस रिक्वायरमेंट को compete कर जाते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू विल बी द कॉस्ट लीडर, एंड वंस यू आर द कॉस्ट लीडर तो आप मार्केट अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हाउ टू गेट द अचीवमेंट फ्रॉम द कॉस्ट लीडर्स? दिस कैन इंक्लूड building state of art efficient facilities may make it costly for competitor to imitate। यानी आप अपनी बिल्डिंग में या अपने स्टेट में या फिर अपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी एफिशिएंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें कि जो आपके कॉम्पिटिटर के लिए बहुत मुश्किल हो और इसके लिए इटसेल्फ कॉस्टली हो। आपकी बिजनेस जो है वो 10 साल पहले से रन अप था, अब आपका कॉम्पिटिटर आ गया और वो उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और प्राइजेस भी वही दे रहा है। तो आप चूंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का पार्ट थे, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी क्वालिटी को और बेटर ऑफ करना है। और चूंकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो न्यू इन्फेंट इंडस्ट्री उसने ज्वाइन की है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्ट को क्या करेगा, चूंकि वो उस क्वालिटी तक मीट नहीं कर सकेगा क्योंकि इनिशियल में उसने बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट बियर अप की हुई होगी। तो दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बिल्डिंग को, अपनी इंडस्ट्री को एफिशिएंट फैसिलिटीज से प्रोवाइड करें। मेंटेन टाइट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड ओवरहेड कॉस्ट। आप अपना जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर टाइटली कंट्रोल करें और कॉस्ट पे भी कंट्रोल करें। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। अपनी कॉस्ट को, अपनी सेल्स कॉस्ट को मिनिमाइज करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें ताकि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप एफिशिएंटली प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकें। इसके अलावा अपनी सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा बेटर ऑफ करना है। और किस तरह से करना है कि अगर आपके पास 100 वर्कर्स काम करें तो हर एक वर्कर्स को जो है वो आपने अपनी मतलब लुक आफ्टर करना है कि कौन सा वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है और कौन सा वर्कर जो है वो लेस वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपकी जो हिरार्की सिस्टम होता है, लाइक मैनेजरियल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, और फिर उनसे लोअर स्टाफ, फिर मिडिल लोअर और फिर लोएस्ट स्टाफ, वो तमाम के तमाम स्टाफ्स को आपने लुक आफ्टर करना है। जो इनिशियल स्टेज में आप अपनी कॉस्ट को कवर कर जाते हो तो आगे जाकर भी आपको हायर रिटर्न मिलता है। देन डिफ्रेंसिएशन। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कोई डिफ्रेंसिएशन लेकर आए कि एक कॉम्पिटिटर से आपकी प्रोडक्ट यूनिक फील होने लगे, और फिर ये हो कि अगर आप लोअर प्राइस भी ना रखें लेकिन तब भी लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो।
How is it possible? Value is provided to customers through unique features and characteristics of an organization's product rather than by the lowest price. आप इस तरफ मूव ना करो कि उस हर हाल में लोएस्ट प्राइस रखनी है, तो आपने अपनी क्वालिटी को ही डाउनफॉल कर दिया. नो, आप अपने प्रोडक्ट को एक वैल्यू, एक यूनिक फीचर, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देकर उस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूनिक बना दें. तो इससे ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है वो प्राइसेस की तरफ मूव करें. लोग कहेंगे कि ये जो चीज़ है, ये इसकी क्वालिटी इतनी बेटर है कि अगले 10 साल चलेगी. तो हम इनिशियल में ही प्राइस जो है वो हाई पेमेंट कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है वो हमारे पास वो यानी हमें ज़्यादा अरसे जो है वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग ये प्रोडक्ट हमारे पास रहे. This is done through high quality features, high customer services, rapid product innovation, advanced technology features, इमेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा. और ये चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हैं आपकी? ये चीज़ें इस तरह से पॉसिबल है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी इम्पोज करें, यानी प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसके फीचर्स बेटर होने चाहिए, यानी रिलेटिव टू अदर प्रोडक्ट उसके फीचर्स बहुत अच्छे हों. हाई कस्टमर सर्विसेज, आपके कस्टमर्स की सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, यानी आप अपने कस्टमर से जब मिलें, उनसे बात करें, और अपनी जो आपने फैक्ट्री आउटलेट ओपन किया हुआ है वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होना चाहिए, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट उसका, एटमॉस्फेयर उसका सॉफ्ट होना चाहिए कि वहाँ आके कस्टमर रिलैक्स फील करें. ठीक है. रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट इनोवेशंस ओवर द टाइम आने चाहिए. ठीक है. एडवांस टेक्नोलॉजिकल फीचर्स, आप जो भी प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो भी चेंजेस है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या उसके अंदर इनोवेशंस के थ्रू जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हो. इमेज मैनेजमेंट, आप इमेज, अपनी इमेज जो है उसको उसको भी इन टर्म ऑफ दैट बेटर ऑफ कर सकते हो, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइक कोई भी कंपनी है जो लाइक हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया वो रॉलेक्स कंपनी है, एक वॉच की कंपनी. वो अपनी क्वालिटी की वजह से जो है वो लोग हाई प्राइसेस भी देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग, हमारे पास एक वॉच है जो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, उसकी क्वालिटी भी हाई होती है, उसके जो है वो ईयर बाय ईयर जो है उसके अंदर नई इनोवेशंस आती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजीज उसके अंदर आती रहती हैं, और उसकी डिफरेंट फीचर्स भी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं. तो हमने कहा जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें प्राइस को नहीं देखा जाता, हम उसमें ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी कितनी एग्जिस्ट करती है. क्रिएट वैल्यू बाय लोअरिंग बायर्स कॉस्ट, हम बायर की कॉस्ट लोअर कर दें. हायर क्वालिटी मीन्स लेस ब्रेक डाउन, क्विकर रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम. यानी आप क्या करेंगे, बायर्स की कॉस्ट को लो करेंगे. लाइक हम अगर उनसे कोई भी शिकायत करें एज अ कस्टमर, हम अगर उस प्रोडक्ट के खिलाफ जो है या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बात उस कंपनी तक पहुंचाए, तो वो फौरी तौर पर जो है वो इसका इनिशिएट ले और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉर्ट आउट करें. ठीक है. रेजिंग बायर्स परफॉर्मेंस, बायर में इम्प्रूव परफॉर्मेंस हैव हायर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट. अगर बायर जो है वो उस चीज़ से, उस प्रोडक्ट से हायर लेवल पे एंजॉय करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट लेवल पे जो है वो अपने या तो वो खुद भी परचेज करेंगे या वो दूसरे को भी रिकमेंड करेंगे, किसी दूसरे पर्सन को, कि यू हैव टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड मोर एंजॉयबल. और यहाँ के जो प्रोडक्ट के जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स करती है हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे इश्यूज़ का, और वो फौरी तौर पे इसका सॉर्ट आउट सोल्यूशन भी निकालते हैं. तो हम कह रहे हैं कि रेजिंग क्या करते हैं हम, बायर्स परफॉर्मेंस. एंड देन सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिंग बैरियर्स बाय परसेप्शन ऑफ यूनिकनेस एंड रेपुटेशन, क्रिएटिंग हाई स्विचिंग कॉस्ट थ्रू डिफरेंशिएशन एंड यूनिकनेस. आप जो भी मतलब बैरियर्स वगैरह जो होंगे अपनी प्रोडक्ट को यूनिक रखने के लिए और रेपुटेशन रखने के लिए, आप डिफरेंट लाइसेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट से ले लेते हो, या कॉपीराइट सोल्यूशन, कि आप कहते हो कि मेरी प्रोडक्ट की कोई भी जो है वो कॉपीराइट्स नहीं होंगी. तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना देते हो, अपनी रेपुटेशन को हाई लेवल पर रखते हो, कोई आपका कॉम्पिटिटर एज सच आ नहीं सकता आपके लेवल पर. तो इस तरह से भी आप डिफरेंशिएशन और यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट के अंदर. नेक्स्ट इज फोकस्ड लो कॉस्ट. आप अपनी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करते हो किस पे, लो कॉस्ट पे. ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली compete ऑन प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ कंपटीशन उनका प्राइजेस पे होता है, बट ऑल्सो सेलेक्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ मार्केट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू. यानी एक ऐसा सेगमेंट भी वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ वो बेहतरीन तौर पे जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर सकें, प्रोवाइड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी दैट सेल्स ओनली टू द यूएस गवर्नमेंट. लाइक अगर मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है, मेरी लेट सपोज
कॉपीज और रजिस्टर्स की इंडस्ट्री है और वहाँ पर जो है वो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं, मैं वहाँ उस चीज़ की सप्लाई करूँगी। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। बस मेरा ये कंपटीशन है कि मैं जितनी कम लो कॉस्ट करूंगी मैं उतना ज़्यादा गवर्नमेंट से फ़ायदा और उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकती हूँ और जितनी ज़्यादा मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी उतनी ज़्यादा मैं सेल आउट कर सकती हूँ पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। यहाँ हमने एग्जाम्पल गवर्नमेंट की ली है, लेकिन हाँ आप किसी और डिपार्टमेंट्स की भी ले सकते हैं। लाइक प्राइवेट सेक्टर भी आपसे जो है वो नेगोशिएशन करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप जो है वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सिर्फ हमारे लिए बनाएंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अपनी कॉम्पिटिटर से कंपटीशन फिर रह नहीं जाता इन टर्म ऑफ प्राइस। फिर उसका ये कंपटीशन रह जाता है कि वो जितनी ज़्यादा वो लो कॉस्ट करेगा वो उतना ज़्यादा अपना जो है वो कस्टमर्स उतने ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने कस्टमर्स को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को और ज़्यादा कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि जब भी हम स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए बना रहे होते हैं, बल्कि हमारा फोकस ये होता है टू मिनिमाइज कॉस्ट, देन वी कैन get maximize profit and it is only possible once you have done this low cost, ठीक है। और लो कॉस्ट कैसी होगी? जब आप लैंड का रेंट कम देंगे, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात करूंगी, लैंड का रेंट आप कम देंगे, लेबर्स की जो वेजेस होंगी वो भी आपके पास प्रोपोर्शनली लेस होगी, आपके पास कैपिटल में जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपके पास लो होगी। इसके अलावा आप न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास इंट्रोड्यूस हो रही होगी एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट है आपके पास फोकस्ड डिफरेंशिएशन। आपके पास फोकस्ड होता है डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली कम्पीट बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ कंपटीशन करती हैं अमंग दैम जस्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन, यानी मैं अपनी प्रोडक्ट को ना सिर्फ क्वालिटी वाइज और उसको यूनिक बनाऊं और उसकी रेपुटेशन बहुत हाई लेवल पे रखूं, ठीक है। मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पे नहीं होगा, बट ऑल्सो सेलेक्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। बल्कि मुझे एक अपनी इंडस्ट्री खोलते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि मैं एक ऐसा स्मॉल सेगमेंट कैप्चर कर सकूं जहां मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। यानी वो जो इंडस्ट्री होगी या वो जो स्मॉल सेगमेंट होगा या वो जो फर्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेरी प्रोडक्ट लेगी, ठीक है। Strategies that seeks to serve the needs of a particular customer segments, federal government, provincial government, or we can say local government, as we have discussed in the previous. Companies that use focused strategies may be able to serve the smaller segments. कंपनीज जो भी जितनी भी कंपनीज होती है उनका मेन फोकस क्या होता है, उनकी स्ट्रेटजी बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है कि उन्होंने स्मॉल सेगमेंट पे वर्कआउट करना है, स्मॉल सेगमेंट्स को सर्व करना है, बिकॉज दिस इज बेटर देन कॉम्पिटिटर हु हैव अ वाइडर बेस ऑफ कस्टमर्स। तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा उस चीज़ से कि आप अपने कस्टमर से अपने कॉम्पिटिटर से उसके कस्टमर्स कैप्चर कर सको, ठीक है। अब लेट सपोज एक पर्सन है जो 10 साल से जो है वो एक कंपनी ऑपरेट कर रहा है और उसके कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उन कस्टमर को वहां से डाइवर्ट करके अपनी तरफ लेकर आना है, इट्स अ बिग टास्क, ठीक है। और बहुत सी कंपनी इस चीज़ को मीट कर जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नॉट पॉसिबल सी बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन बेटर आपके पास ये होता है कि आप एक ऐसा स्मॉल सेगमेंट अपने पास स्ट्रेटजी के अंदर इनकॉर्पोरेट करें जहाँ पर आप फोकस करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें, तो यू विल गेट हायर प्रॉफिट वेरी सुन। आप बहुत जल्द से जल्द जो है वो एक ह्यूज प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे। दिस इज स्पेशली ट्रू when special needs make it difficult for industry wide competitors to serve the needs of this group of customers. By serving a segment that was previously poorly segmented, an organization has unique capability to serve naked. यानी अगर आपको ये लगता है मतलब कोई इंडस्ट्री या कोई कॉम्पिटिटर आपके पास है जो अपने कस्टमर्स को तो बहुत ज़्यादा यानी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, लेकिन वो स्मॉल सेगमेंट पे बहुत कोई ऐसे प्रॉपर काम नहीं करके दे रहा है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास वो स्किल्स नहीं है या उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या उसके पास वो लेबर नहीं है एफिशिएंटली कि वो इतना ज़्यादा वर्कआउट कर सकें कि वो कस्टमर्स भी कैप्चर कर सके और वो स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल मार्केट्स को भी कैप्चर कर सके।
तो आपका फोकस क्या होगा कि जो पोरली सेगमेंटेड इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेटरली जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर उसको सर्व नहीं कर सक रहा, हम उनको वो यूनिक कैपेबिलिटीज और यूनिकली सर्व करें ताकि जो है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड हो सके। ठीक है। Using an integrated low-cost differentiation strategies. This new strategy may become more popular as global competition increases. ये एक नई strategy है जो हमारी globally competition increase करने में हमारे लिए helpful होती है. Firm that use this strategy may see improvement in their ability. firm जब भी ये strategy use करता है तो वो अपनी ability के अंदर improvement देखता है. 2. Adaptability to environmental changes. आप अपने फर्म के अंदर जो है वो एक चीज देखते हो, एनवायरमेंटल चेंजेस। ग्लोबल कंपटीशन क्या होता है कि जब आपके पास ओपन इकोनॉमी हो जाती है, ओपन इकोनॉमी से मुराद मेरी ये है कि अब आप ना सिर्फ डोमेस्टिकली अपने बिजनेस से प्रॉफिट गेन कर रहे हो बल्कि अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड द कंट्री भी सेल आउट करके वहां से भी प्रॉफिट गेन कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कंपटीशन। बाहर मुल्क वाले आपसे क्यों खरीदना चाहेंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी अगर वो अपनी जो है इकोनॉमी के अंदर वो इंडस्ट्री ओपन करेंगे और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल बी कॉस्टली फॉर देम। इट इज़ बेटर टू प्रोड्यूस इन देयर ओन कंट्री, दे आर बाइंग और दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम आवर कंट्री। और हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के प्रोडक्शन करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ऐसा बिज़नेस खोलना चाहूँ कि जो मैं सबसे पहले मैं देखना चाहूँ कि बाहर की इंडस्ट्रीज़ किस तरह से फ़ॉलो अप कर रही हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, तो फिर मैं उस इंडस्ट्री को फ़ॉलो अप करूँगी। मैं वहाँ का एनवायरनमेंट चेक करूँगी कि वो किस तरीके से अपना जो है बिज़नेस है रन अप कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट अप किया और किस तरीके से वो आगे बढ़े। ठीक है। तो बहुत अच्छा ये होता है कि ग्लोबल कंपटीशन जब आपके पास इंक्रीज होता है तो आप अडेप्ट कर लेते हो इन्वायरमेंटल चेंजेस, लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। आप नई स्किल्स को, नई टेक्नोलॉजीज को भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? बाहर ममालिक में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम करती हैं। उनका ज़्यादातर वर्क जो होता है वो कैपिटल के ऊपर होता है क्योंकि वहाँ पर लेबर फोर्स कम और कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ठीक है हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं क्यों ना हम वहाँ से इम्पोर्ट करवाएं और अपनी इकोनॉमी में बहुत रैपिडली जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबल करें जो हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल इस वक्त नहीं है। इसके अलावा न्यू स्किल्स, अगर मुझे ये लगता है कि मुझे अपने जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, बाहर ममालिक में जिस तरह से उनके वर्कर्स काम करते हैं उनको जो है उन्हीं के लेवल पे लेकर आना है, तो आई हैव टू गिव देम ट्रेनिंग्स। और वो ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो डोमेस्टिकली भी बुला लेते हैं ट्रेनर्स को, या फिर वो आउटसाइड द कंट्री से भी ट्रेनर्स को बुलाते हैं। More effectively leverage core competence across business unit product lines, which should enable the firm to produce with differentiated features at lower cost। यानी आपके पास leverage core competence across business units होता है, like आपने ये managerial accounting वगैरह में भी पढ़े होंगे आप लोग इसके बारे में। तो बेसिकली फर्म का मोटिव क्या होता है? फर्म का मोटिव ये होता है कि दे हैव टू लोअर देयर कॉस्ट। ठीक है। और वी कैन से दे हैव टू मेक देयर पर्टिकुलर कमोडिटी डिफरेंशिएटेड बाय अनदर कमोडिटी, यानी आप अपनी कमोडिटी को डिफरेंशिएट करते हो अनदर कमोडिटी या अनदर कॉम्पिटिटर से, और फिर अपना बिजनेस को जो है वो आगे जाके आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रॉफिट गेन कर रहे होते हो। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं आपके पास बहुत ज़्यादा आपके लिए आप आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि सबसे पहले तो जो है वो आपने अपने बिज़नेस को किस तरीके से जो है वो कॉस्ट लीडरशिप लेकर आनी है, देन आपने किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएशन करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, देन फिर आप आ जाते हो कि किस तरीके से जो है वो फोकस करना है लो कॉस्ट पे, फिर फोकस डिफरेंशिएशन, एंड देन लास्ट इज़ डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज़। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ 5 बिजनेस स्ट्रेटजीज जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास कॉस्ट लीडरशिप होती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेटेड, ये वाली जो 5th स्ट्रेटजी होती है ये आपके पास एप्लीकेबल अब रियल वर्ल्ड में हो गई है, लेकिन इससे पहले जब आपके पास इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं होती थी तब ये स्ट्रेटजी वहाँ पर लाई नहीं करती थी। बाकी ये 4 स्ट्रेटजीज हमेशा से आपके पास मौजूद हैं।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग, किस तरह से आप जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो और किस तरह से कैपिटल बजटिंग करते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप देख रहे होगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स जो है उस पे तमाम चीज़ें बेस कर रही हैं। सबसे पहला आपका इन्वायरमेंटल असेसमेंट। आप ये देखो कि आपने जो भी अपनी बनाना है अपना अपना बिजनेस जहाँ रन अप करना है, जहाँ आपने अपना बिजनेस ओपन करना है, क्या वो जगह ठीक है, वो इन्वायरमेंट ठीक है। अगर आपने एक ऐसी जगह इंडस्ट्री ओपन कर दी जहाँ सराउंडिंग में घर ही घर है और वहाँ कोई इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से जो आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन वहाँ के लोगों को इफेक्टेड करेगा बैडली। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो एनवायरनमेंट आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स हैं आप वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को ओपन करें, और इसके अलावा आप उस इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करें। यानी जो भी आपके पास पॉल्यूशन जिस भी लिहाज से निकल रहा है, आइदर इन टर्म ऑफ केमिकल और वी कैन से कोई भी गार्बेज हो, तो उसको वेस्ट करने की कोशिश करें, उसको एनवायरनमेंट से क्लीन करने की कोशिश करें। आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग में सबसे मेन चीज़ ये है। Then आपके पास managerial vision, values and attitude. The second one is which is very important, that is managerial level values, vision and attitudes. यानी आपका जो मैनेजमेंट एरिया है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है उनको किसी एक वर्कर की कोई खबर ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कितना परसेंट वर्क किया, आज का टारगेट किसने कितना अचीव किया, कौन जो है वो ऑफ कर रहा है। जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी मैनेजमेंट के अंडर आपके पास विजन होता है, जो भी मैनेजमेंट के अंडर वर्क होते हैं, वो तमाम के तमाम मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना है। अगर कोई पर्सन जो है वो घर बैठे जो है घर बैठा हुआ है और वो वर्कआउट नहीं कर रहा, वो आपको कोई आउटकम करके नहीं दे रहा, तो मैनेजमेंट को उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तभी आपकी प्लानिंग्स और जो आपका बिजनेस है वो बेटर तौर पे रन हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया और अपना आसपास के माहौल को और उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं किया जो कि आपके लिए कंपलसरी था, तो इट मीन्स योर मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी फेल एंड योर बिजनेस इज़ आल्सो बीइंग फेल। तो आपने ये सेकंड चीज़ जो मैनेजरियल विजन, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स को भी देखना है। देन आपके पास आ जाता है कॉर्पोरेट अप्रेजल्स। कॉर्पोरेट अप्रेजल्स में आपके पास हम ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में कॉर्पोरेट अप्रेजल पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद कैपिटल बजटिंग, ये भी आपके पास हम बल्कि हम वीडियो उसमें बता चुके हैं। बाकी कैपिटल बजटिंग में आपके पास जो भी कैपिटल्स होते हैं, मशीनरीज, आपके पास बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, आपके पास आपने इशू किया हो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स, जो भी आपके पास कैपिटल, उनकी बजटिंग, कि जो जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी कैपिटल्स के थ्रू जो आप फाइनेंसिंग करना चाह रहे थे अपने बिजनेस को, तो उस कैपिटल की बजटिंग भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई और कैपिटल्स आपने इशू तो कर दिए, लेकिन आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, आगे आप इस लॉस को किस तरह से बेयर अप करेंगे, इस एक्सपेंस को किस तरीके से आप बेयर करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में आती हैं चीज़ें, जब आप इन तमाम चीज़ों से फारिग हो जाते हो कि फाइनेंस आपने आपके पास है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपके पास किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, आपके मैनेजमेंट का क्या, कितना एफिशिएंटली वर्क करिए, आपने एनवायरनमेंट पे कितना ज़्यादा अपना जो एक प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट है वो कितना ज़्यादा स्पेंडिंग के लिए रखा हुआ है, आपने अपने कैपिटल बजटिंग के लिए कितना ज़्यादा वर्कआउट करना है। उसके बाद जो आपके पास लास्ट में आती है वो आती है स्ट्रेटजीज प्रोडक्ट मार्केट या प्रोडक्शन के लिए। यानी अब आपने बताना ये है कि ठीक है ये तमाम चीज़ें तो मेरे लिए मैनेजेबल हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ तो वो कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में क्या रोल है, कितनी प्रोडक्शन मुझे करनी चाहिए। ठीक है, और ये जो आपके पास नॉलेज आएगी वो नॉलेज किस बेसिस पर आएगी आपके पास, आफ्टर डूइंग सम सर्वे। आप कोई भी सर्वे कर लीजिए, पाकिस्तान का सर्वे कंडक्ट करवा लीजिए और आप देखें कि भाई कितनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एग्जिस्ट करती है, फिर उस पर्टिकुलर सर्वे के मुताबिक जो है वो आप अपनी प्रोडक्शन कर सकते हो। या आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स जो हैं वहाँ के मैनेजमेंट से जाकर आप पूछ सकते हैं कि आप मंथली जो है वो कितनी प्रोडक्शन जो है वो आप प्रोड्यूस करते हो और आपकी क्या कॉस्ट आती है, तो उस बेसिस पे भी जो है वो आप अपनी प्रोडक्शन को पॉसिबल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक्सेस में प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर दी और आपकी डिमांड भी नहीं थी डोमेस्टिकली, तो इसका मतलब है कि यू विल फेस सम हर्डल्स और बर्डन वी कैन से। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज बनाते हुए इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 इज़
इज़ दैट कि आपने अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है और अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज लेने के लिए आपने अपने कॉम्पिटिटर से को क्या करना है, उसको बीट कर देना है, चाहे आप किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बना रहे हो या आप सर्विसेज बना रहे हो मार्केट। उसके लिए आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मीट करना है। स्ट्रेटजीज में आपके पास आ जाती है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड ऑन लो कॉस्ट, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, यूजिंग एन इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट। कॉस्ट लीडरशिप में आपने क्या करना है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट बनानी है अपने कॉम्पिटिटर से के मुताबिक। जब आप इंटरनल एफिशिएंसी दिखाएंगे, जब आपकी इंटरनल एफिशिएंसी होगी यानी अपनी इंडस्ट्री में आप बेटर वर्क कर सकेंगे, तो यू विल गेट द लोअर कॉस्ट, एंड वंस यू गेट द लोअर कॉस्ट सो यू विल बी द कॉस्ट लीडर। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस को ही लो करने में फोकस करें, आप अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बना दें और अपना सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो उससे बहुत ज़्यादा गेन हासिल कर सकें। थर्ड है आपके पास फोकस ऑन लो कॉस्ट। आप अपनी प्रोडक्ट को बनाते हुए लो कॉस्ट का ख्याल रखें कि आपने सबसे कम लो यानी सबसे कम कॉस्ट जो है वो बेयर करनी है। तो आपने क्या करना है, स्मॉल सेगमेंट्स मार्केट को सबसे ज़्यादा कैप्चर करना है अगर आप इनिशियल स्टेज में मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। फोकस डिफरेंशिएशन, बिल्कुल पर्टिकुलरली आपके पास जो मटेरियल है फोकस लो कॉस्ट का और फोकस डिफरेंशिएशन का, इन दोनों को आपने जब मिक्सअप किया तो यू विल गेट द फोकस डिफरेंशिएशन। कि अगर आप न्यूली है मार्केट के अंदर तो आप जो एक्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनमें से कस्टमर्स को रिमूव करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप चाहें तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आप स्मॉल सेगमेंट पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स उनको बेटर और एफिशिएंटली वर्कआउट करके नहीं दे रहे हैं तो आप उनको जो है बेटर तौर पे वर्कआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद यूजिंग एन इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट, आपके पास सबसे ज़्यादा ऑल अराउंड द वर्ल्ड जब आप कंपटीशन आपके पास प्रिवेल होता है तो यू आर गेटिंग some kind of benefit, or we can say improvement in your businesses, like you will get the environmental changes, learn new skills and technologies, and you will get the lower cost. ये तमाम स्ट्रेटजीज और फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स एंड कैपिटल बजटिंग पे हमने बात की। तो होपफुली कि आप लोगों को इसमें कोई इस ऑडियो में कोई मसला नहीं हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस स्लाइड तो आप मुझे फ्री फ्री होकर कांटेक्ट कर सकें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।